हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये वीडियो पार्ट 2 है फॉर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे फॉर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 7 में, अगर आपको याद है इससे पहले जब फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशंस पढ़ा था तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के डेफिनेशन में यही लिखा गया था कि एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 7। तो हम सेक्शन 7 को रेफर करेंगे अब। सेक्शन 7 provides that arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect to a defined legal relationship, whether contractual or not। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ अपना डिस्प्यूट सबमिट करती है टू आर्बिट्रेशन। ये डिस्प्यूट एक लीगल रिलेशन में अराइज होता है, लीगल रिलेशनशिप में, और ये लीगल रिलेशनशिप या तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो क्लॉज सबसेक्शन 2 और 3 में फॉर सेक्शन 7 दिया गया है अबाउट फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। Now, it may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement and it shall be in writing। तो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये एग्रीमेंट या तो एक सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है या फिर कोई क्लॉज हो सकता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट। An arbitration agreement is said to be in writing if it is contained in a document signed by the parties, a record of the agreement in any form of telecommunication, an exchange of statement of claim and defense in which existence of agreement is alleged by one party and not denied by the other। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तभी ही कहा जा सकता है कि रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जब या तो कोई डॉक्यूमेंट में दो पार्टीज़ का सिग्नेचर हो या तो कोई भी रिकॉर्ड हो अग्रीमेंट का, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कोई भी रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट हो किसी भी टाइप के टेलीकम्युनिकेशन में, या तो सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी या तो लेटर, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन में अगर रिकॉर्ड हो एग्रीमेंट का तो वो आर्बिट्रल एग्रीमेंट में आता है। एंड लास्टली, कोई भी एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हो बिटवीन द टू पार्टीज़, जहाँ पे एक पार्टी कुछ अलेज कर रही है फॉर द एग्रीमेंट बट दूसरी पार्टी डिनाई नहीं कर रही है, वो भी एग्रीमेंट में काउंट होता है। यहाँ पे हम एक केस लॉ देखेंगे, गुरुराज गर्ग वर्सेस कोल इंडिया। Supreme Court held that arbitration agreement can be an independent agreement and it need not be in a form of a clause in a contract। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या तो इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज हो। सेक्शन 8, पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो सेक्शन 8 में क्या दिया गया है कि इट प्रोवाइड्स जुडिशियल अथॉरिटी पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। जुडिशियल अथॉरिटी में कोई भी जज हो उसके पास में वो पावर होगी टू रेफर द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन, ताकि वो आर्बिट्रेशन की मीन से डिस्प्यूट रिजॉल्व करे। If a party to the arbitration agreement applies before the submission of his first statement on the dispute, then the judicial authority can refer the parties to arbitration unless it finds prima facie no valid arbitration agreement। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 9, इंटरिम मेजर्स एक्सेट्रा बाय कोड। तो कोड कब इंटरिम मेजर्स देता है? इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन इंटरिम मेजर्स टू बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफाई करता है कि कोर्ट कब इंटरिम मेजर दे सकता है या ग्रांट कर सकता है। उसका टाइम लिमिट क्या है इंटरिम मेजर का? ये इंटरिम मेजर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के पहले भी मिल सकता है, बिफोर, ड्यूरिंग पेंडेंसी मतलब ड्यूरिंग भी मिल सकता है, या फिर आफ्टर मेकिंग अवार्ड, बट इट इज़ एनफोर्स्ड अंडर सेक्शन 36। ये उसका टाइम लिमिट है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस फॉर विच द एप्लीकेशन कैन बी मेड। ये एप्लीकेशन क्यों दिया जाता है फॉर इंटरिम मेजर्स टू द कोर्ट। ये एप्लीकेशन या तो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के लिए दिया जाएगा या तो इंटरिम मेजर के लिए। जिस डिस्प्यूट में अगर पार्टी माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के लिए ये एप्लीकेशन दिया जाता है, जहाँ पे कोर्ट इंटरिम मेजर दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है विद एन इंटरिम मेजर।
ना ये इंटरिम मेजर जो है ये इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 रीज़न दिया गया, या तो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन या तो इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन। इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन में क्या आता है, तो 5 चीज़ें मेनली काउंट होती है। तो फर्स्ट इज़ प्रेजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ गुड्स। जो डिस्प्यूट में गुड्स रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड इंटरिम मेजर दिया जा सकता है। सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में जो डिस्प्यूट है वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट को रिलेटेड है, तो फॉर सिक्योरिंग दैट अमाउंट इंटरिम मेजर दिया जा सकता है। थर्ड इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, सो डिटेंशन, प्रेजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ इज़ इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, तो कोर्ट रिसीवर अगर अपॉइंट करना है तो उसी लिए भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है। And lastly, any interim measure of protection as may appear to the court to be just and convenient. तो ये 5 रीज़न है। Where before the commencement of the arbitral proceedings, a court passes an order for any interim measure of protection, the arbitral proceedings shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order or within such further time as the court may determine. तो जब भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होने से पहले, शुरू होने से पहले अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन, तो ज़रूरी है कि वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद इन 90 डेज़ में शुरू हो जाए। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर 2 फॉर अस फॉर आर्बिट्रल एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चैप्टर 3। That's it for guys today, and thank you so much for watching the video till the end. Like always, if you like my video, please give a thumbs up, and if there is any feedback for me, please comment in the comment section, and please subscribe guys to my channel. Thank you so much for your support guys. Bye for now.